गुड मॉर्निंग। अपने डी ब्लॉक शुरू किया था। डी ब्लॉक की सामान्य जानकारी आपको बताई गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म यानी कि संक्रमण तत्वों के गुण। के सामान्य गुण, इसके 12-13 गुण हैं। उसमें से 2 नंबर का या 3 नंबर का आ सकता है, या एक आधा डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आ सकता है। तो पहला बिंदु इसके अंदर आता है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार से तात्पर्य आप जानते हैं, तत्व के नाभिक और बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त में परमाणु आकार का मान बढ़ता है घटता है, क्योंकि बाएं से दाएं बढ़ने पर प्रभावी नाभिक की आयुष्य में वृद्धि होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ते हैं। अब चूंकि अब तक हमने पी ब्लॉक में क्या पढ़ा था, वर्ग में अध्ययन किया था, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, केवल आवर्ती है। आपको बताया गया है कि संक्रमण श्रेणी 4 है, 3D, 4D, 5D, 6D। हमें केवल 3D संक्रमण श्रेणी का अध्ययन करना है। तो संक्रमण तत्वों के आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे पहले क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जेडन, यानी जेड 21 से लेकर 30 तक है। तो जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, इनके आकार में थोड़ी थोड़ी कमी आती है। सीआर के बाद जब डी कक्ष में युग्मित इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं, एमएन के बाद, तो पुनः इनके आकार में थोड़ी वृद्धि होती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि डी ब्लॉक तत्वों यानी कि संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होता है, जबकि लगातार इनके आकार में कमी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इनमें इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश में भरते हैं। बाह्य कोश को छोड़कर उपांत्य कक्ष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन लगातार उपांत्य कक्ष में भरते हैं, जो नाभिक के निकट होता है। निकट होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण भी अधिक होता है। अतः जो बाएं से दाएं बढ़ेंगे, आकार में लगातार कमी आनी चाहिए, और कमी आती भी है। लेकिन ये उपांत्य कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन बाएं कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आवरणी प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, प्रोजेक्शन प्रभाव कहते हैं। वो उस प्रभाव से क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और आवरणी प्रभाव लगभग बराबर होने के कारण इनके आकार लगभग एक समान रहते हैं। फिर समझिए, ये देखिए, ये एक 20 कैल्शियम का विन्यास है।
अब क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, इनका विन्यास ऐसे होता है 2 8 9 2, यानी इसमें क्या होगा 9 होगा, उसके बाद में 2 8 10 2, इस प्रकार 2 8 11 2 2 8 12 2, ऐसे। यानी कि बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन ये होता है उपांत्य कोष। इस कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और ये क्या है, नाभिक के निकट होने के कारण इन पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसे। इसका मान क्या होता है, लगातार बढ़ता है तो आकार में कमी आती है। लेकिन ये जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन बाएं कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण। इसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। इसके कारण क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। तो चूंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार घटाता है और परिरक्षण प्रभाव आकार बढ़ाता है, ये दोनों लगभग बराबर और विपरीत होने के कारण ही संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, द्वारा चाहे नोट कर लीजिए। अगर आपको पूछ ले कि संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के लगभग बराबर और विपरीत होते हैं। एक लाइन में जवाब देना है क्या, कि इन तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग बराबर और विपरीत होने के कारण आकार लगभग क्या होता है, एक समान होता है। नंबर 2, पहला था परमाणु आकार, दूसरा है आयनन एंथैल्पी। परिभाषा बहुत बार हर एक वर्ग में आपको बताई गई थी, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। उदासीन विलिखित परमाणु के बाह्य कोष या संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। संक्रमण तत्वों में बाईं से दाईं ओर बढ़ते, इनका क्योंकि चौथा आवर्त है, ये वर्ग आवर्त क्या होता है, चौथा, और 3D श्रेणी है। तो 3D श्रेणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में संक्रमण तत्वों का आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी लगभग एक समान होती है। कारण कि इनके परमाणु आकार लगभग समान है। तो आकार लगभग समान होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी लगभग समान होता है। यहाँ एक अपवाद है, वो क्या है कि Cr और Cu, Cr का Z होता है 24, Cu का Z होता है 29। इनके द्वितीय आयनन विभव का मान उच्च होता है। कारण बताता है, कारण बताइए। क्रोमियम और कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होता है। क्यों? जवाब के लिए पहले आपको विन्यास आना चाहिए। क्रोमियम का क्या होता है, Ar 3D5 4s1, और Cu का होता है
Ar3D10 4s2 सॉरी 1 4s1 पहला काम तुम्हें क्या करना है, इनका विन्यास बनाना है। और ये बेस आ जाता है, CR और CU का विन्यास आ जाता है। बोर्ड में आपको Z दिया होगा तो आपको विन्यास इतना बनाना होगा। अब देखिए CR एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो क्या बन जाएगा इसका विन्यास, CR प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और CU प्लस में यहाँ 0 हो जाएगा। ये क्या अब 3D5 वो क्या होता है, अर्धपूरित, अर्धपूरित। और ये क्या होता है, पूरित, पूरित विन्यास। ये आपको जवाब मिल गया। यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। उपरोक्त विन्यास से स्पष्ट है Cr+1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Cr+ का विन्यास 3D5 होता है, जो कि एक अर्धपूरित विन्यास है। ऐसा स्थायी विन्यास होता है। ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार Cu+ का विन्यास भी क्या होता है, 3D10। D को पूरित भरा है, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इनमें क्वेश्चन आ जाता है कि Cr और Cu के द्वितीय आयनिक विभव के मान उच्च क्यों होते हैं। तीसरा आता है धात्विक प्रकृति। वैसे हमने वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 है क्षार धातु, वर्ग 2 है क्षार मृदा धातु। वो भी धातु है, ये भी धातु है, लेकिन अंतर है। वो धातुएं क्या होती है, उनमें दुर्बल धात्विक बंध होते हैं, इनमें क्या होते हैं, प्रबल धात्विक बंध। यही कारण है कि आप देखोगे कि ये जो संक्रमण धातुएं हैं, इनके उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, उच्च घनत्व, परमाणु ऊर्जा अधिक और चालकता ये अधिक होती है। कारण कि संक्रमण तत्वों में 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचना होती है। कौन कौन सी, BCC, FCC और HCP। D ब्लॉक की धातुएं विशेष प्रकार की एक क्रिस्टल संरचना के रूप में पाई जाती है, जिन्हें BCC, FCC, SCP कहते हैं। यानी कि इनके परमाणु एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और प्रभावी नाभिक की आवेश की अधिकता के कारण, क्यों, जब इसमें इनके जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, तथा D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध होते हैं। प्रबल धात्विक बंध यही जिम्मेदार है इनके अनेक गुणों की व्याख्या के लिए। धात्विक प्रकृति की व्याख्या के लिए इसके 2 मुख्य गुण हैं। अगर आ जाए कि संक्रमण तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, उच्च परमाणुकता ऊर्जा होती है, आघातवर्धनीय तन्य होते हैं। इन सभी गुणों की व्याख्या का कारण क्या है कि इनके धात्विक क्रिस्टल में प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, और यह बंध D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। यही कारण है कि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अपवाद यहाँ क्या है, जिंक। जिंक धातु वो क्या है, अपवाद है। वो क्यों
कि जिंक धातु में 3D कोष पूरा भरा होता है, यानी जो धात्विक बंध है उसमें D कक्षक भाग नहीं लेता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या सारे युग्मित है। यही कारण कि जिंक है, कैडमियम है, इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। चौथा बिंदु आता है संयोजकता। नंबर 4 क्या आता है? संयोजकता। जैसे वर्ग A की संयोजकता 1 है, 2 की 2 है, वर्ग 13 की 3, 14। इस पर संयोजकता आपको जानते हैं कि बाह्य कोश में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है या 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन हटा दो, वो क्या होती है? संयोजकता होती है। यानी कि प्रत्येक तत्व की संयोजकता निश्चित होती है, लेकिन संक्रमण तत्वों की संयोजकता क्या होती है? परिवर्तनीय होती है। कैसे? Sc इसकी होती है +3 +2 +3 +2 +3 +4 +1 +3 +6 ऐसे +2 +3 +4 +5 +6 +7 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +2 और +2, ये इनकी परिवर्तनीय आक्सीकरण संख्याएं हैं। और क्वेश्चन भी आता है संक्रमण तत्वों की संयोजकता परिवर्तनीय होती है, तो जवाब क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 NS2 होता है। इस कारण n-D तथा S कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। संक्रमण तत्वों की संयोजकता परिवर्तनीय होती है। जवाब क्या देंगे? इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे n-1 D कक्षक तथा S कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण S इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। ध्यान रहे, यहाँ एक तो स्कैंडियम की +3 होती है और एक Zn, ये दो तत्व है परिवर्तनीय संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनीय नहीं होती? आंसर क्या आएगा? Sc+3, जिंक नहीं आएगा, क्योंकि जिंक संक्रमण तत्व है ही नहीं। क्या ये डी ब्लॉक है? अगर डी ब्लॉक आ जाए, अगर डी ब्लॉक प्रथम संक्रमण श्रेणी प्रथम में डी ब्लॉक अगर पूछ लिया जाए तब डी ब्लॉक दे, तब क्या है? इन दोनों की संयोजकता क्या होगी? परिवर्तन नहीं होगी। तो याद रखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी में दो तत्व ऐसे हैं, स्कैंडियम और जिंक, इनकी संयोजकता परिवर्तनशील नहीं होती है। कारण पूछे तो क्या बताएंगे? Sc में क्या लिखोगे आप? इसका विन्यास Ar3D0 4s0 +3 होने पर, और Zn2 में क्या लिखोगे? Ar3D10 4s0। अगर कारण पूछ लिया जाए तो ये आपको विन्यास बनाना है। दो बातें बता दी मैंने कि स्कैंडियम की संयोजकता हमेशा +3 ही होती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। क्यों होता है? कि 4 कक्षक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 3D का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करिए उत्कृष्ट गैस की भांति विन्यास प्राप्त कर लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। ये बात Zn के लिए है। Zn 4s के इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 3D10 विन्यास हो जाता है, छद्म उत्कृष्ट के विन्यास।
जो एक स्थायी विन्यास है, इस विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। तो इसमें कई बातें हैं। पहली मैंने क्या बताई, परिवर्तनशील संयोजकता। दूसरी क्या बताई, जिंक और एस की संयोजकता निश्चित। तीसरी क्या बताई, इसका कारण। चौथी बात देखो, Cr और Cu। देखिए Cr और Cu ये दो तत्व ऐसे हैं जिनकी अक्षगण अवस्था +1 भी होती है। Cr और Cu दो तत्व ऐसे हैं जिनकी अक्षगण अवस्था +1 है, क्योंकि इनके बाएं कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनका विन्यास क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत स्थायी हो जाता है। तो पूछ लेते हैं कि प्रथम संक्रमण में किन तत्वों की संयोजकता +1 होती है, Cr और Cu। पांचवी बात याद रखें, जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ते जाते हैं इनकी संयोजकता वृद्धि होती जाती है। देखिए Mn में क्या हो जाता है, 3d5O4s2, यानी 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता +2 से +7 तक होती है। आ जाता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक होती है, तो Mn की +2 से +7 होती है। उसके बाद छठी बात, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों में ही पाई जाती है। कुछ ना जाता है कि संक्रमण तत्व ऑक्साइड और फ्लोराइडों में ही अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, कारण फ्लोरीन और ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, नंबर 2 उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था और F के यौगिकों में ही दर्शाते हैं, यानी कि ऑक्साइड और फ्लोराइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड। बात सुनना कि संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड और फ्लोराइडों में ही दर्शाते हैं, कारण O और F का एक तो परमाणु आकार छोटा और दूसरा उच्च विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद संक्रमण तत्व, अभी मैं ऑक्सीकरण संख्या में बता रहा हूँ बातें, इनमें बात आती है बोर्ड में। संक्रमण तत्व 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। आयनिक और सहसंयोजी दोनों ही प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगर कम ऑक्सीकरण संख्या है तो आयनिक यौगिक बनेगा और अधिक ON है तो क्या बनेगा, सहसंयोजी यौगिक बनेगा। नेक्स्ट 8वां बात ये याद करनी है कि जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है इनके यौगिकों की प्रकृति में परिवर्तन आता रहता है। अगर कम ऑक्सीकरण संख्या है वो क्षारीय प्रकृति का होगा, उससे अधिक वाला उभयधर्मी और अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। यही कारण है कि आपको दे देंगे कि MnO, MnO2O3, MnO2 के प्रकृति लिखिए, जैसे MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। तो यहाँ Mn का ओन क्या होगा, +2, O का -2 था, सब ज्ञात करना था आपको। यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +7, 10। मतलब ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति होगी इसकी।
ये क्या होगा, उभयधर्मी होगा, और ये क्या होंगे, अम्लीय। जैसे CrO, Cr2O3, CrO4, ऐसे कोई आज ध्यान करेंगे कि हम इनमें ओवन देख लेंगे, जिसका ओवन कम होगा वो क्षारीय होगा, उससे ज़्यादा वाला उभयधर्मी होगा, और सबसे अधिक वाला अम्लीय होगा। तो परीक्षा में ये 3 ऑक्साइड दे देंगे, पूछेगा इनकी प्रकृति का क्रम लिखिए, या कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा। और लास्ट बिंदु इसमें क्या है कि संक्रमण धातुओं के जो कार्बोनिल यौगिक है, कौन से, कार्बोनिल, यानी कि संक्रमण धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में संक्रमण तत्वों की आक्षेप संख्या का मान 0 होता है। 2020 में बोर्ड में आया था, NiCO4 में Ni का ओवन क्या है, आंसर क्या था, 0। कैसे होता है देखिए, ये है निकल कार्बोनिल, ये है आयरन कार्बोनिल, ये समकुल यौगिक होते हैं। ये है क्रोमियम कार्बोनिल। तो इनमें इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0, 0 और 0, ये बोर्ड में आया था 2020 में। क्या पूछा था कि निकल कार्बोनिल में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आंसर क्या है, 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ओवन 0 होता है, तो धातु क्या आएगा, 0। तो ये था संयोजकता के बारे में। इसमें 10 बिंदु है, इन 10 में से एक क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। उसके आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक डी ब्लॉक के तत्व या इनके कुछ यौगिक है वो अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कारण आंशिक भरे हुए डी कक्षक, अगर आ जाए कि आंशिक डी कक्षक, आंशिक भरे हुए डी कक्षक और रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक, ये 2 बिंदु ऐसे हैं जो इस बात को बताते हैं कि ये संक्रमण तत्व या इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आपके पाठ नंबर 5 में आएगा। उत्प्रेरण की क्रिया के 2 सिद्धांत है, एक तो है अधिशोषण सिद्धांत और एक है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। यहाँ जो ये संक्रमण धातुएं हैं, ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है कि जब अभिकर्मक में उत्प्रेरक धातुओं को मिलाया जाता है तो इनके रिक्त डी कक्षक अभिकारक के साथ बंध बनाकर अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं, और ये मध्यवर्ती यौगिक अपघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और स्वयं पृथक हो जाते हैं। यहाँ 4-5 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से, एबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में क्या लेते हैं, आयरन उत्प्रेरक होता है। ओस्वाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में प्लेटिनम का उपयोग होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के आपने अध्ययन किया है, उसमें V2O5 का उपयोग होता है। वनस्पति घी निर्माण में निकल का उपयोग होता है। क्लोरीन के औद्योगिक उत्पादन में डिक्कन विधि है, उसमें होता है क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग होता है। और एथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए जिंगलार नाटा उत्प्रेरक TiCl4 का उपयोग होता है। ये जैसे यहाँ प्रश्न आ जाता है कि निम्न उत्प्रेरक किस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, जैसे Fe, प्लेटिनम, V2O5,
TiCl4AlCl3, इसको बोलते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। CuCl2 और Ni, यानी इनमें से कोई एक उत्प्रेरक पूछ सके ये उत्प्रेरक किसके औद्योगिक उत्पादन में काम आता है, समीकरण आ जाती है। तो पहली लिख लीजिए इसमें वनस्पति घी बनाने में RCH2CH2COO, ये वनस्पति तेल होता है, ये क्या होता है, ऑयल। इस पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है, Ni। तो क्या बनता है, वनस्पति घी। उसके बाद में दूसरी, एबर विधि के द्वारा अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में Fe और MO क्या होता है, वर्धक। इसमें K2O भी मिला होता है, ये उत्प्रेरक होता है और ये क्या बनाती है, अमोनिया का उत्पादन होता है। तीसरा, नाइट्रिक अम्ल, इसमें ओस्ट वाली विधि होती है, पिट्टी की जाली होती है और नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन होता है। चौथा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में वेनेडियम पेंटाक्साइड का उपयोग होता है। डिक्कन विधि द्वारा क्लोरीन निर्माण में क्यूप्रस क्लोराइड और एथिलीन से पॉलीथीन बनाने के लिए जिंगलर नाटा उत्प्रेरक TiCl4AlCl3 आ जाता है कि जिंगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, इसके प्रेजेंस क्या क्या बनती है, पॉलीथीन। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें संक्रमण तत्व या इनके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। बाकी के गुण हम कल बताएंगे। थैंक यू।